लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, और मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का इंडियन पीनल कोड का ये लेक्चर नंबर 24, जहाँ पे हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ द आईपीसी। तो क्या जरूरी है आपके लिए जानना, वो जानना ये जरूरी है कि हम क्या टॉपिक डील कर रहे हैं और वो कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है वो बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो जब हम नाम की बात करते हैं कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब है जब आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, किसी भी पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी लॉफुल अथॉरिटी में अपनी पब्लिक ड्यूटी को करते समय आपको कोई ऑर्डर करता है, आपसे कुछ मांगता है या आपको कुछ डायरेक्शन देता है, आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ दिस थिंग। तो अगर आप कोर्ट का ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं एंड इफ यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ दैट, देन आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। तो यही आज हम डील करने वाले हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट हम कैसे डील करेंगे। तो ये आपके लिए रेलिवेंट है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है, पीटी या फिर मेंस का अपना पेपर देने वाले हैं। क्लैट एस्पिरेंट हो तो आपको करंट लीगल नॉलेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब भी आपके लिए रेलिवेंट है। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अपने सेमेस्टर एग्जाम को क्रैक करने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इस चीज के बारे में, ठीक है। देन वी विल हैव ओवरव्यू विद द कीवर्ड्स। तो इस चैप्टर नंबर 10 को मैंने कुछ कीवर्ड्स के साथ आपके लिए सिंप्लीफाई करके लेके आई हूँ कि इन कीवर्ड्स को अगर आप याद रख लोगे तो उनसे आपको ये सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि वो वाले ऑफेंसेस जहाँ पे आपको बोला गया है कि कुछ सम्मन आपके ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो कि कोर्ट के सम्मन को आप रिसीव ना करें। तो जब हमें कोर्ट बुलाता है, कोर्ट हमें बोलता है कि आपको इस दिन को, इस तारीख को, इस जगह पे आपको पेश करना है अपने आप को या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, बट आप डेलिबरेटली क्या कर रहे हो, आप डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हो या फिर प्रिवेंट कर रहे हो कि वो ऐसा सम्मन आपको सर्व हो सके, तो हम वो ऑफेंसेस पढ़ेंगे। देन बात करते हैं उन ऑफेंसेस की जो बात करता है कि आपको किसी प्रोक्लेमेशन के द्वारा बोला गया था कि आपको इन अपियरेंस वहां पे करना है, इन पर्सन वहां पे अपियर होना है, बट आपने नॉन अपियरेंस कर दी, आप वहां पे नहीं गए उसके रिस्पॉन्स में, तो कौन से ऑफेंसेस होते हैं वो पढ़ेंगे। वी विल डील विद अगर आपको ऑर्डर दिया गया था कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर एनी पब्लिक सर्वेंट, और आपने उसमें फेलियर कर दिया तो क्या होगा। देन अगर आपको बोला गया था कि आपको ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, और आपने वो ओथ नहीं ली, शपथ नहीं ली, तब कौन से ऑफेंसेस होते हैं। या फिर आपने क्या किया, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, और क्या किया, किसी भी बंदे की जो पावर थी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जो पावर थी उसका मिसयूज कराया। या फिर आपने क्या किया, कोई भी एक इन्फोर्सिंग ऑर्डर था, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है जो कोर्ट बोलता है कि इसको जाके इन्फोर्स करके आओ, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको डिसओबे कर दिया या फिर आपने उसको इन्फोर्स नहीं होने दिया, उसमें आपने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी, देन वी विल डील विद दैट। या फिर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो कि क्या कर रहा है, थ्रेट ऑफ इंजरी कॉज कर रहा है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। थ्रेट ऑफ इंजरी, इंजरी कहाँ किस किस टाइप की होती है, बॉडीली हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, हमारे मेंटल हार्म हो सकता है, या फिर रेप्यूटेशन को हार्म भी हो सकता है। तो आपने कोई भी ऐसी इंजरी कॉज कर दी तो क्या होगा, हम वो वाले सेक्शंस पढ़ेंगे। और आपने कोई भी ऐसी इंजरी कॉज कर दी कि आपने एक्चुअली में क्या करा, आपने रिफ्रेन किया फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आपने रोका कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट की प्रोटेक्शन को ना क्लेम कर सके, तो वो वाले ऑफेंसेस आज हम डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पूरे चैप्टर 10 में, ये हम अच्छे से डिटेल में डील करेंगे विथ कीवर्ड्स, जिससे कि जब आप घर जाए और जब आप अपने पेपर की तैयारी करें तो इन कीवर्ड्स के द्वारा, इन कीवर्ड्स के माध्यम से आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो नाम से क्या समझ आता है, कंटेम्प्ट हो रहा है किसी भी लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है,
याद करो हम लोगों ने ये बहुत बार डील करा है कि सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। इसको जब मैंने ये लेक्चर कराया था स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग का, तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको कराया था, वो कीवर्ड्स कराया था, जिससे कि आप वो 5 कीवर्ड्स ये याद रखोगे तो वो आपको हो जाएंगे। एंड इस 21 सेक्शन में कितने क्लॉजेस हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ 21 का उल्टा है 12, तो 12 क्लॉजेस हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो पब्लिक सर्वेंट की जब मैं आपको डेफिनेशन करा रही थी, मैं कह रही थी आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेलिवेंट डेफिनेशन है। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि आप देखो कि जितने टाइम से मैं आपको आईपीसी पढ़ा रही हूँ या फिर आप कॉलेज में पढ़ के आए हो, आपने देखा होगा ये वर्ड बहुत यूज होता है। बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है, तो मेरे को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज go back and see that lecture, or you can also study it from your bare act कि सेक्शन नंबर 21 होता क्या है। ठीक है, तो अब किसी भी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी थी, आपने उसको रुकावट पैदा करी, आपने उसको डिसोबे किया, तो हम कहेंगे कि आप कंटेम्प्ट में हो। और ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर नंबर है 10। तो ये भी आपसे पीटी में कई बार पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स की, तो वो हेल्प क्या करते हैं कि वो स्मूथ फंक्शनिंग करें, वो स्मूथ फंक्शनिंग गवर्नमेंट करे, इस चीज में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको याद हो कि जब हमने पब्लिक सर्वेंट पढ़ा था, तो हमने करा था कि उसका टेस्ट क्या होता है। तो उसके टेस्ट में एक क्या चीज थी कि वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है। तो जब वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो वो क्या इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग जो है स्मूथ हो। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए, जो हमें हेल्प करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो क्या होता है कि ये पब्लिक सर्वेंट अपने आप में ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी की भी लॉफुल अथॉरिटी को, किसी की भी अथॉरिटी का आप क्या कर रहे हो, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो क्या कॉज कर रहे हो? आप कॉज कर रहे हो डिसऑर्डर या फिर केओस। तो हम कहते हैं कि यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ दैट एक्ट। ओके, अब चैप्टर 10 की जब हम बात करते हैं, तो ये डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी के बारे में। कौन से मेन ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे? प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन। कोर्ट ने आपको समन दिया बट आपने वो सर्व नहीं होने दिया। आपने क्या किया? आपने एब्सकॉन्ड करा। एब्सकॉन्ड किया मतलब आप भाग गए फ्रॉम अ प्लेस, जिससे कि आपके ऊपर वो समन सर्व ना हो पाए। या फिर आपने नॉन अटेंडेंस करी, आपको बोला गया था कि कोर्ट में इस टाइम पे पेश होना और आप अपीयर नहीं हुए, आपने नॉन अटेंडेंस करी, नॉन अपीयरेंस करी। या फिर आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया था कि आप कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रोड्यूस करो, आपने वो नहीं किया, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी। या फिर आपने क्या किया? आपने साइन करने से या ओथ लेने से मना कर दिया। आपने कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी सेल हो रही थी उसको आपने रुकावट पैदा करी, या फिर आपने इलीगल तरीके से उसकी परचेज करी। अब आपने क्या किया? आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कॉज करी। तो इन सारे ऑफेंसेस को आज हम डील करेंगे इसी लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, अब एक ओवरव्यू देखते हैं, और इस ओवरव्यू के वे से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि इन कीवर्ड्स को याद रखो। जब इन कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आपको ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कीवर्ड है सम्मन्स। तो सम्मन क्या होता है? सम्मन बेसिकली होता है एक ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर या फिर पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर होता है सम्मन। तो सम्मन से रिलेटेड इस कीवर्ड से आपको दो सेक्शंस कौन से याद करने हैं? 172 एंड 173, जिसमें 172 में आपने अवॉइड करी सर्विस या 173 में आपने प्रिवेंट करी सर्विस। तो हम बोलेंगे कि सम्मन्स के रिलेटेड कौन से दो सेक्शन है? 172 एंड 173। अब वर्ड याद रखना है नॉन अटेंडेंस। तो कीवर्ड क्या है? सेकंड, नॉन अटेंडेंस। जिससे क्या किया आपने? किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला था कि आप कहीं पे अपीयर हो, बट आप अपीयर नहीं हुए, आपने नॉन अटेंडेंस करा, तो 174। या फिर किसी प्रोक्लेमेशन के द्वारा बोला गया था कि आपको इस जगह पे अपीयर होना है और आप नहीं अपीयर हुए, आपने नॉन अटेंडेंस करी, तो 174 ए। ये दो कीवर्ड्स हो गए हमारे, सम्मन एंड नॉन अटेंडेंस। अब तीसरा कीवर्ड क्या होगा? ओमिशन। ओमिशन बेसिकली आपको किसी पब्लिक सर्वेंट ने बोला कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, आपने ओमिट कर दिया, आपने नहीं प्रोड्यूस किया, 175। कोई इंफॉर्मेशन देनी थी और आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, 176। या फिर आपको बोला गया था कि हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करो, हमें हेल्प करो, किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला बट आपने वो असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करी, तो सेक्शन 187 हम पढ़ेंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन की। फॉल्स इंफॉर्मेशन में आपको क्या देखना है कि आपको बोला गया था कि आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आपने नहीं प्रोवाइड करी तो 177। आपने इंजरी कॉज कर दी किसी और को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में एक पुलिस वाले ने आपसे आके पूछा कि रमेश कौन है, और आपने सुरेश को बोल दिया कि वो रमेश है, तो आपने किसी और को इंजरी कॉज कर दी तो 182। या फिर 181 में बात करेंगे फॉल्स ओथ। फॉल्स ओथ आपने ले ली, फॉल्स आपने शपथ ले ली तो 181। रिफ्यूजल से हमारे सेक्शन होंगे, रिफ्यूजल से आपने ओथ लेने से रिफ्यूज कर दिया, सेक्शन 178। आपने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे थे, आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने रिफ्यूज कर दिया तो 179। आपने किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने से रिफ्यूज कर दिया तो 180। तो अब आप देख रहे हो कि एक कीवर्ड से आपके 3 सेक्शंस आराम से हो रहे हैं। तो आपको इस कीवर्ड को याद रखना है और बाकी आप ये वर्ड याद रखोगे। एक बार बस सेक्शन समझ लो, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड है रेजिस्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो मतलब बेसिकली रुकावट पैदा कर रहे हो। 183 में जब आप रेजिस्ट कर रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी ना ले तो 183, सेल ऑफ प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करते हो 184, कोई भी पब्लिक फंक्शन वो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, आप उसको रेजिस्ट करते हो तो आप क्या करते हो 186 के अंदर ऑफेंस करते हो। दिस विल बी रेड विद 188 जहां पे आप डिसोबे कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, थ्रेट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को आप थ्रेट कॉज कर रहे हो, तो धमकी दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो 189 के अंदर ऑफेंस कर रहे हो। या फिर आप किसी और को थ्रेट कॉज कर रहे हो तो 190। अगर आप इलीगल परचेजिंग कर रहे हो या इलीगल बिडिंग कर रहे हो तो 185। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हमने बात करी सम्मन्स की, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन सम्मन्स की सेक्शन में भी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि सम्मन से 2 सेक्शन होते हैं, 172 एंड 173। तो जब हम सम्मन की बात कर रहे हैं तो पहला सेक्शन है हमारा एब्सकॉन्ड कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो सर्विस। तो क्या कर रहे हो, एब्सकॉन्ड कर रहे हो, वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड, या फिर अवॉइड कर रहे हो सर्विस को। तो जब 172 की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी अगर सर्विस को एब्सकॉन्ड करता है, अवॉइड करता है, किसकी सर्विस, सम्मन की कोर्ट के, या फिर नोटिस की, या फिर ऑर्डर की। कोर्ट का हो सकता है या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट का भी हो सकता है, कोर्ट का या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट का। तो हम बोलेंगे ऑफेंस हो रहा है अंडर 172। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, 173 में आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, प्रिवेंटिंग सर्विस या फिर पब्लिकेशन। किसके ऊपर, किसके ऊपर, अपने ऊपर या फिर किसी और के ऊपर। और किस चीज की कर रहे हो, किसी भी सम्मन की, नोटिस की, ऑर्डर की, या फिर प्रोक्लेमेशन की। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 173। अब इन सेक्शंस को एक बार डिटेल में कर लेते हैं, बट सम्मन से 2 सेक्शन है, 172 एंड 173, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब 172 की जब हम बात करते हैं तो ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी बंदा एब्सकॉन्ड कर जाता है, मतलब भाग जाता है, भाग जाना, भाग जाता है इंटेंशनली, तो मतलब मेंजरिया है, एक जगह से वो भाग जाता है कि उसके ऊपर सर्विस ना हो पाए किसी भी सम्मन की, नोटिस की, या फिर ऑर्डर की ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट की, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने एक ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 172। पनिशमेंट क्या दी गई है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई है जो 1 महीने तक एक्सटेंड करती है, या फिर फाइन, या फिर फाइन हो सकता है 500 रुपीज का। तो क्या समझने की बात है कि इसमें मेंजरिया क्या है कि आप इंटेंशनली एक्ट कर रहे हो, आप इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हो, इंटेंशनली एब्सकॉन्ड कर रहे हो।
और एक्टस रियस क्या है कि आप कहीं से भाग जाते हो, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके ऊपर वो जो सर्विस होनी थी सम्मन की या फिर नोटिस की, ऑर्डर की, किसी कोर्ट के या पब्लिक सर्वेंट की, वो नहीं हो पाती है। तो हम बोलेंगे सेक्शन 172 के अंदर ऑफेंस हो रहा है। तो कीवर्ड क्या ध्यान रखना है, सम्मन का कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन जहां पे हम बात करेंगे सम्मन की कीवर्ड की, वो है सेक्शन नंबर 173। 173 में क्या कर रहे हो, आप प्रिवेंट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि ये चीज ना हो पाए, कि प्रिवेंट कर रहे हो कि सम्मन ना सर्व हो पाए। तो मेंजरिया है आपका कि आप इंटेंशनली एक्ट कर रहे हो, गिल्टी माइंड के साथ एक्ट कर रहे हो कि प्रिवेंशन हो ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। ओके, और एक्टस रेस क्या कर रहे हो, आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे एक्चुअली में रिजल्ट क्या हो रहा है कि सम्मन की सर्विस नहीं हो पा रही है, तो हम बोलते हैं कि आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 173। अब इस बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं एज एन ऑफेंस अंडर दिस। आप क्या कर रहे हो कि आप उस सम्मन को जो कि फिक्स किया गया था उसको आप रिमूव कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की सम्मन को हमारे घर के बाहर दीवार पे भी चिपका के जाया जाता है या फिर दरवाजे पे चिपका के जाते हैं, तो आपने क्या किया, रिमूव कर दिया द फिक्स समन। या फिर आपने क्या किया, किसी भी लॉफुल अथॉरिटी या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जो कि उस पर पेस्ट कर रहा था समन को, आपने उसको प्रिवेंट किया। या फिर आपने क्या किया, कोई भी ऐसा प्रोक्लेमेशन कर रहा था तो आपने उसको प्रिवेंट किया कि वो ऐसी प्रोक्लेमेशन ना कर सके, तो हम क्या बोलेंगे, आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर 173। तो जब कोर्ट से सम्मन आता है, कोर्ट से नोटिस आता है, ऑर्डर आता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है कि आपको इस दिन पे इस जगह पे पेश होना है। बट अगर आप इसका ही प्रिवेंशन कर रहे हो, इसको ही आप सर्व नहीं होने दे रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो इन कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि पनिशेबल है अंडर 172 एंड 173। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट इज फॉर प्रिवेंटिंग द समन्स इंटेंशनली, जो यूजुअली होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 महीने तक की, और फाइन हो सकता है 500 रुपए तक का। ठीक है, अगर सम्मन को, नोटिस को या फिर ऑर्डर को कि आपको अटेंड करना है कोई भी जगह, या तो इन पर्सन करना है, खुद से जाके करना है, या फिर आप अपने किसी एजेंट को भी भेज सकते हो, किसी एडवोकेट को भी भेज सकते हो कि आपको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, या फिर आपको इन पर्सन वहां पे अपीयर होना है, और आप अगर इस चीज को अवॉइड करते हो, प्रिवेंट करते हो, तो क्या कहेंगे, पनिशमेंट होगी आपकी 6 महीने की या फिर फाइन की, विच कैन एक्सटेंड अप टू 1000 रुपीज। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन 173 की पनिशमेंट क्या है और 172 की पनिशमेंट क्या है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड कीवर्ड है नॉन अटेंडेंस, या फिर आप एब्सेंट हो जाते हो। आप सबको पता है अगर आप स्कूल में एब्सेंट हो जाते हो, हम क्या कहते हैं, यू डिड नॉट अपीयर इन द स्कूल टुडे, सो यू वर एब्सेंट। अब आपको 174 के अंदर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ये बोला था कि आपको एक स्पेसिफिक प्लेस पे आना है और एक स्पेसिफिक टाइम पे आना है, बट आपने क्या किया, इंटेंशनली ओमिट कर दी ये चीज को, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 174। अब दिस यू हैव टू रीड विद सेक्शन 160 सब क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी, जो बात कहता है एक पुलिस ऑफिसर को एक अथॉरिटी देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसके लिए वो किसी भी पर्सन को अपने सामने पेश होने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो अगर ऐसा ऑर्डर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने आपको दिया था और आपने उसको अवॉइड कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, आपने एक ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। या फिर किसी प्रोक्लेमेशन के द्वारा आपको बोला गया था कि आप एक जगह पे अपीयर हो, एक प्लेस पे अपीयर हो, बट आप वो नहीं करे, तो हम 174A के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है, इंटर लिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस, जैसे कि अभी हमारा हुआ, हम लॉ ऑफ क्राइम्स को, हम इंडियन पीनल कोड को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते हैं, हमें उसे किसके साथ पढ़ना होता है, हमें उसे इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना होता है, हमें उसे सीआरपीसी के साथ पढ़ना होता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 160 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि आपको एक पुलिस ऑफिसर को एक पावर दी गई है कि आप किसी भी पर्सन को अपने सामने पेश होने का ऑर्डर दे सकते हो अगर आपको वो चीज जरूरी लगती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट अगर आपको ये चीज बोली गई थी और आप एब्सेंट हो गए, आप नॉन अटेंडेंस करा आपने, तो आप पनिशेबल हो गए अंडर सेक्शन 174। तो 174 बात करता है कि आपने अपीयर नहीं किया इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन या फिर
order of a public servant. You have to read this with section 160 सब क्लॉज 1 ऑफ द CRPC. ओके, ये भी आपको बहुत याद रखने की जरूरत है. अब 174A जो हमारी बात करता है कि आपको किसी प्रोक्लेमेशन के द्वारा बोला गया कि आप अपीयर हो और आप अपीयर नहीं हुए, ये इसको हमने ऐड किया है 2005 की अमेंडमेंट के द्वारा. तो ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट मानी जाती है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब हम प्रोक्लेमेशन के द्वारा बोलते हैं कि आपको अपीयर होना है, अब प्रोक्लेमेशन हमारा कहाँ पे डील करते हैं हम वो भी देखते हैं. वो बात करता है सेक्शन 82 CRPC की. तो जब क्या होता है, स्टूडेंट से क्रिमिनल केस होता है तो सबसे पहले कोर्ट सम्मन भेजता है कि आप अपीयर हो. आप अपीयर नहीं होते, फिर कोर्ट वारंट करता है. वारंट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं. बेलेबल वारंट होता है, पहले बेलेबल वारंट करता है कोर्ट और फिर करता है NBW, नॉन बेलेबल वारंट. जब आप वारंट के बाद भी अपीयर नहीं हो रहे तो कोर्ट जो होता है सेक्शन 82 की हमारी प्रोसीडिंग्स शुरू कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर देता है जहां पे आपको एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा बताया जाता है कि आपको इस जगह पे इस डेट पे अपीयर होना है. बट अगर आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी अपीयर नहीं हो रहे हो तो आप गिल्टी होगे अंडर 174A ऑफ द IPC. आपको इसको इसके साथ रीड करना है. यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन 82 ऑफ द CRPC जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करता है. ठीक है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. तो बेसिकली जब वारंट के बाद भी आप पेश नहीं हो रहे हो तो क्या कोशिश करी जाती है, कि कोशिश ये करी जाती है कि प्रोक्लेमेशन के द्वारा आपको बताया जाए कि आपको इस दिन पे अपीयर होना है. अगर आप फिर भी अपीयर नहीं होगे तो आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे, एज एन एब्सकॉन्डर, एज अ भगौड़ा डिक्लेयर कर देगा कोर्ट. ठीक है, तो कोर्ट के पास रीजन होता है ये मानने का कि अगर आप अपीयर नहीं हो रहे हो तो कोई रीजन है उसका. अगर या तो आपको पता ही नहीं है इसलिए आप अपीयर नहीं हो रहे हो, तो कोर्ट अपनी तरफ से कोशिश क्या करता है, कोर्ट अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि वो आपको एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा भी बता पाए कि आपको इस दिन पे अपीयर होना है. बट अगर आप फिर भी अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहे हो या फिर छुपा रहे हो कि आप अपीयर ना हो पाओ, या फिर कोर्ट ऐसी चीज जो है उसको पब्लिश ना कर पाए, तो हम कहते हैं कि आपके ऊपर 82 की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं. तो कोर्ट क्या कराता है, एक प्रोक्लेमेशन रिटन फॉर्म में आपको 30 दिन के अंदर अपीयर होने की आपको बोलता है, डायरेक्शन देता है. इसके अंदर अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो 174A के अंदर एक आपकी IPC के अंदर एक FIR हो जाती है. और आपको क्या ध्यान देना है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफेंस है क्योंकि इसकी पनिशमेंट है 7 साल की और फाइन भी. तो आपको इतनी सजा भी हो सकती है अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाओ तो. ठीक है, अब एक केस करते हैं दीपक साहा वर्सेस स्टेट. इसमें क्या बोला गया, जो प्रोसीडिंग है अंडर 174A ऑफ द IPC उसको तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आपको किसी भी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फिर आपको उसको भगौड़ा डिक्लेयर करना है. 174A IPC अपने आप में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि हमारा पुलिस ऑफिसर होता है वो ऐड नहीं कर सकता, उसको कोर्ट के द्वारा ही ऐड किया जा सकता है जब आप भगौड़े डिक्लेयर हो गए हो, जब आप एज एन एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हो. यही बात करी गई दीपक साहा वर्सेस स्टेट के केस में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, अब हमारा कीवर्ड है ओमिशन. ओमिशन से अब हम करेंगे 3 सेक्शन स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले 3 सेक्शन क्या है कि 175 में वो बोल रहा है, आपको बोला था कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बट आपने नहीं किया, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करना था किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने या फिर किसी कोर्ट के सामने और आपने नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे 175 के अंदर आप गिल्टी हो गए. या फिर 176 के अंदर क्या हुआ, आपने इंटेंशनली ओमिट कर दिया कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो आपके पास थी और आपसे किसी पब्लिक सर्वेंट ने मांगी थी. 187 में आपको बोला गया था कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को हेल्प करो, असिस्टेंस प्रोवाइड करो बाउंड बाय लॉ, बट आपने ऐसी असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करी, आपने ओमिट कर दिया, तो 187. ठीक है, अब रिफ्यूजल, ये 3 और हमारे कीवर्ड्स, जो एक कीवर्ड है रिफ्यूजल उससे आपको 3 सेक्शंस और हो जाएंगे, वो है 178.
178 आपने रिफ्यूज कर दिया ओथ लेने से या फिर अफर्मेशन लेने से, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने शपथ लेने से मना कर दिया किसी भी ऐसे पब्लिक सर्वेंट को जिसको रिक्वायर्ड था बाय लॉ कि वो आपसे शपथ करवाए, बट आपने मना कर दिया 178। 179 में आपको बोला गया था कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आपके पास आंसर था, बट आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने मना कर दिया उनको आंसर करने के लिए, तो 179 इसको आपको किसके साथ पढ़ना है, यू हैव टू रीड दिस विद सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। या फिर आपको किसी भी स्टेटमेंट को साइन करना था बट आपने रिफ्यूज कर दिया, तो हम बोलेंगे 180 के अंदर ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है फॉल्स। फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर फॉल्स ओथ ले रहे हो, या फिर आप किसी के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि उसको इंजरी कॉज हो पाए, तो सबसे पहला सेक्शन 181, वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स शपथ ले रहे हो, आप फॉल्स स्टेटमेंट ले रहे हो ओथ पे, और आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपको मेंस दिया है कि ये फॉल्स है, और फिर भी आप कर रहे हो जिससे कि किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई नुकसान हो पाए, तो हम बोलेंगे ऑफेंस हो गया 181 के अंदर। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप रमेश को सुरेश बता रहे हो और उसका रॉन्ग अरेस्ट करा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो अंडर सेक्शन 182। या फिर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो जब आपको पता है कि वो बात झूठी है, 177, ठीक है। अब इन सेक्शंस को डिटेल में एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल में जब हम इनको कर रहे हैं तो 175 क्या बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप ओमिट कर रहे हो कोई भी ऐसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की जो पब्लिक सर्वेंट ने आपसे मांगा है, तो आपने क्या किया, इंटेंशनल ओमिशन किया, तो बेसिकली आपका मेंजरिया था, आपका मेंजरिया था, आपको बोला गया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, बट आपने वो चीज नहीं करी, आपने ओमिट कर दिया, आपने मना कर दिया। अब एक चीज समझ के चलो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ओके। तो आपने वो चीज नहीं करी, तो आपने क्या कर दिया, आपने एक ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 175। अब एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अब एविडेंस दो तरीके का हो सकता है, ओरल या फिर डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, जो चीज आपके सामने है, वो इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत सारी वैल्यू ऐड करती है उसमें। बट अगर आपने उसी को करने से ओमिट कर दिया तो आपने ऑफेंस किया अंडर 175। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो लीगली बाउंड था और उसको क्या दिया गया था, कोई भी नोटिस दिया गया था, या फिर उसको बोला गया था कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो ऑन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो सकती थी, किसको प्रोवाइड करनी थी, किसी पब्लिक सर्वेंट को, जो कहाँ पे दिया हुआ है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, और आपने क्या किया, इंटेंशनली ओमिट कर दिया, तो आपका मेंजरिया था इस इंफॉर्मेशन को देने को, या फिर नोटिस को जो पब्लिक सर्वेंट ने आपको दिया था, तो आपने क्या किया है, आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 175। अब 176 क्या बात करता है कि आप इंटेंशनल ओमिशन कर रहे हो टू गिव नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन, 176 बात करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इन सेक्शंस के कीवर्ड्स को पकड़ना है और आपको इनको सॉल्व करते जाना है, क्योंकि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इन्हीं से आपको ये चैप्टर करने में हेल्प होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेक्शन 177 की, ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको बोला गया था किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना, या फिर आपने क्या किया, 175 के अंदर आपने ओमिट कर दिया, 176 के अंदर आपने क्या करा, आपने ओमिशन कर दिया टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट। 177 के अंदर आपने क्या किया, आपने फर्निश कर दी फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो जो भी लीगली बाउंड है कि वो कोई इंफॉर्मेशन दे किसी पब्लिक सर्वेंट को, और वो इंफॉर्मेशन देता है एज ट्रू इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट विच उसको पता है कि वो फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे, आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर 177। 175 176 के अंदर आप इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो, आपने ओमिशन कर दिया, आपने नहीं प्रोवाइड करी। 177 के अंदर आपने क्या किया, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपने
177 के अंदर ऑफेंस किया है, बट क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सब में मेंजरिया होना जरूरी है, यहाँ पे सब में मेंजरिया होना बहुत जरूरी है। तो पनिशमेंट क्या होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स की, या फिर आपको फाइन लगेगा आपको कितना, 1000 रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है, या फिर बोथ। ओके, या फिर आपने कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी है किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में जहां पे आप लीगली बाउंड थे, जैसे कि कोई ऑफेंस आपके सामने हुआ था उसके बारे में आपने उनको इंफॉर्मेशन दी है, या फिर आपने क्या किया है, रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आपको इंफॉर्मेशन थी कि कोई ऐसा अटैक होने वाला है, कोई आप ऐसे ऑफेंस को प्रिवेंट कर सकते थे, बट आपने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, या फिर कोई भी भागा हुआ प्रिजनर है या ऑफेंडर है, आप उसको पकड़वा सकते थे, तो भी आपने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपके ऊपर पनिशमेंट होगी कितनी, 2 years और फाइन, या फिर बोथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्लॉजेस में 2 years की पनिशमेंट है और कौन से क्लॉजेस में 6 months की पनिशमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक केस करते हैं, बिशन दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करी गई इस सेक्शन की, और क्या बोला गया कि सबसे पहला, यू वर लीगली बाउंड कि आप प्रोड्यूस करो कुछ इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी पब्लिक सर्वेंट को, और दूसरी चीज क्या करी, आपने ये इंफॉर्मेशन तो दी, बट आपने ये इंफॉर्मेशन दी फॉल्स, आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव डन ऑफेंस अंडर सेक्शन 177। तो फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ओके, अब एक इलास्ट्रेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ए है, एक लैंड होल्डर है, उसको पता है कि उसके जो एरिया है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कहीं मर्डर हुआ है, बट वो क्या करता है, वो विलफुली, मतलब मिलिशियस इंटेंट है उसका, मतलब क्या है, मेंजरिया है, वो जो मजिस्ट्रेट है उसको गलत इन्फॉर्म कर देता है, तो कि यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है, ये जो डेथ हुई है दिस इज बिकॉज ऑफ अ बाइट ऑफ अ स्नेक, तो ही इज गिल्टी अंडर दिस ऑफेंस। जब आप कोर्ट के सामने या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो हम कहेंगे यू आर गिल्टी अंडर दैट सेक्शन, ठीक है। अब 178 डील करते हैं। 178 बात करता है कि आपने रिफ्यूज कर दिया ओथ लेने से, ठीक है, या फिर कोई अफर्मेशन लेने से, तो हूएवर refuses to bind himself on oath या फिर affirmation, जब उसको रिक्वायर्ड था बाय लॉ टू डू सो, वो ये चीज कर देता है, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट लग जाएगी 6 महीने की, या फिर फाइन लगेगा 1000 रुपए तक का, या फिर ये दोनों लगेंगे, ठीक है। तो 178 के अंदर आप ओथ को लेने से मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। अब 179 और 180 क्या डील करता है, अगर आप रिफ्यूज करते हो कोई क्वेश्चन को आंसर करने की, या फिर किसी स्टेटमेंट को साइन करने के लिए आप मना कर देते हो किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो 179 और 180 वो वाले सेक्शंस हैं, ठीक है। तो 179 के अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे पब्लिक सर्वेंट पूछ रहा है और आप उसको आंसर नहीं दे रहे हो, जैसे कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमने पढ़ा कि 161 के अंदर सीआरपीसी के अंदर उनके पास पावर है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बट आपने उनको आंसर देने से मना कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव डन एन ऑफेंस अंडर 179। तो whoever being legally bound to state truth into the public servant, तो आपको ये बोला गया था कि आपको सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, बट आपने क्या बोल दिया, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं तो रिफ्यूज कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दूंगा, तो आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 179। पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 months या फिर फाइन ऑफ ₹1000 या फिर बोथ, ठीक है। या फिर आपने किसी भी स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया, तो कोई भी जो रिफ्यूज करता है कोई भी स्टेटमेंट जो उसके द्वारा बोली गई है, या फिर जो रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि वो आप उसको साइन करो टू अ पब्लिक सर्वेंट जो कॉम्पिटेंट है ये चीज करने के, बट आपने क्या कर दिया, आपने बोला मैं साइन नहीं करूंगा,
तो रिफ्यूजल से आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूज टू गिव ओथ, रिफ्यूज टू मेक इंफॉर्मेशन, रिफ्यूज टू साइन अ स्टेटमेंट। तो इन सारे आपको क्या कीवर्ड याद रखना है, रिफ्यूज कीवर्ड को याद रखना है। रिफ्यूज कीवर्ड से ये सारे सेक्शंस हो रहे हैं। और क्या पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की 3 महीने का फाइन या फिर बोथ, ये आपकी पनिशमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जब की स्टेटमेंट ऑन ओथ की, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 191 और 181 को भी ध्यान में रखना है। 191 बात करता है जब आप फॉल्स एविडेंस दे देते हो, जब किसी फॉल्स एविडेंस देते हो अगेंस्ट अ पब्लिक जस्टिस, और जहां पे 181 की बात होती है वहां पे आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन वर्ड्स में ना एक्चुअली में इन सेक्शंस में बहुत ही छोटा छोटा सा फर्क है, तो कभी कभी बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 191 में बात हो रही है कि आप झूठिया एविडेंस दे रहे हो अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, आपने कोई झूठा एविडेंस दिया है, तो आप क्या कर रहे हो, गिविंग फॉल्स एविडेंस। 191, बट 181 क्या डील करता है, 181 डील करता है जब आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो। जब आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो ऑन ओथ तो 181। ओके, अब 181 को एक बार पढ़ भी लेते हैं। आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो ओथ पे, या फिर जब हम कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ गीता की कि मैं जो कहूंगा, सही के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये कोर्ट्स में आपने देखा होगा, हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा, अगर आप कोर्ट नहीं गए हो तो आपको क्या देखना है कि अगर आप ऐसी ओथ के ऊपर आप झूठी स्टेटमेंट कॉज कर रहे हो, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को दे रहे हो, या फिर कोर्ट में दे रहे हो जिसके पास पावर थी कि वो आपसे ओथ दिलवा सके, तो क्या होगा, आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 181। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो लीगली बाउंड है बाय ओथ या फिर बाय अफर्मेशन कि वो सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट बोलता है नोइंगली, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है, मतलब उसकी नॉलेज है, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि जो भी वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो वो ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 181, क्योंकि वो क्या कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है ओथ के ऊपर। ठीक है, इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है, 3 साल की और फाइन, ये इसकी पनिशमेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, 191 जब हम 181 में हमने क्या किया, 181 में हमने फॉल्स स्टेटमेंट दी ओथ के ऊपर। ठीक है, और 191 में क्या करा हमने, हमने फॉल्स एविडेंस दे दिया। तो कोई भी जो लीगली बाउंड है बाय ओथ या फिर किसी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ के, कि वो क्या करे, वो ट्रूथ बोले जो कि बाउंड बाय लॉ है, और वो ऐसी स्टेटमेंट बोलता है जो उसको पता है कि फॉल्स है, या तो उसको नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, तो वो क्या कर रहा है, वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है। तो जब आप कोई भी चीज ओथ पे बोल रहे हो झूठी तो 181, अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप 191 के अंदर पनिशेबल होते हो, क्योंकि आप ओथ पे आप बाउंड थे कि आप सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बट जो भी आपने क्या किया, जो भी आपने स्टेटमेंट दी वो आपको पता थी फॉल्स है, तो 191 के अंदर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। अब बात करते हैं सेक्शन 211 की। अब आप देखो कि ये सेक्शंस हम सब इंटरलिंक्ड है, ये सब इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैं आपको ऐसे करा रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिससे कि रॉन्गफुल यूज ऑफ पावर हो जाए उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो आप 211 के अंदर with false charges of offenses that are made with the intention to injure another person। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप किसी और के बारे में झूठी बात बोल रहे हो जिससे कि उसका अरेस्ट हो जाए, जिससे कि उसको इंजरी कॉज हो जाए। इंजरी अगर आपको याद हो, हम पढ़ चुके हैं, इंजरी होती है टू बॉडी, टू माइंड, टू रेप्यूटेशन, या फिर टू प्रॉपर्टी। तो अगर आप ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिससे क्या हो रहा है, जिससे इंजरी कॉज हो रही है किसी को, तो हम बोलेंगे सेक्शन 211 लग जाएगा वहां पे, 211 वहां पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, जब हम बात करते हैं कि आप फॉल्स चार्ज दे रहे हो किसी के बारे में, तो वो बहुत ही हीनियस क्राइम है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी को गलत चीज के अंदर फंसा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, फॉल्स चार्ज दे रहे हो, किसी को फॉल्स चार्जेस के अंदर फंसा रहे हो, तो आप एक बहुत ही हीनियस क्राइम कर रहे हो, क्योंकि आप जस्टिस को डिफीट कर रहे हो, जस्टिस को डिफीट कर रहे हो। ओके,
अब 182 के ऊपर जब हम दोबारा आते हैं तो आप क्या कर रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कि वो इंजरी कॉज करे किसी और पर्सन को अपनी लॉफुल अथॉरिटी में, तो आप 182 के अंदर भी पनिशेबल हो। तो कोई भी जो अपने एक पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देता है जिसको नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, तो मेंजरिया इज देयर, मेंजरिया इज देयर कि जो भी वो बात बोल रहा है वो फॉल्स है, जो भी वो बात बोल रहा है वो फॉल्स है। और वो क्यों कर रहा है, वो इंटेंशनली ये चीज कर रहा है या उसको नॉलेज है कि ऐसा पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, कोई ऐसा एक्ट करेगा, ही विल डू, या फिर वो कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो उसको करना था इन हिज ड्यूटी, इन हिज लॉफुल ड्यूटी। या फिर वो क्या करेगा, वो किसी को, जो पब्लिक सर्वेंट है अपनी पावर के अंदर किसी को इंजरी कॉज करेगा या अनॉयंस कॉज करेगा, तो पनिशमेंट कितनी होगी, 6 मंथ्स की फाइन या फिर बोथ। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है एज ए नॉर्मल पर्सन, सबसे पहले इन सब सेक्शंस को भूल जाओ, क्या समझ के चलो कि एज ए नॉर्मल पर्सन अगर कोर्ट या फिर पब्लिक सर्वेंट आपको बोलता है सम्मन के द्वारा कि आपको यहाँ अपीयर होना है, तो आपको अपीयर होना चाहिए। अगर आप नहीं होते हो तो 172 173। अब आपको क्या बोला गया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, बट आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हो तो भी आप ऑफेंस कर रहे हो। अब आपको क्या बोला गया कि आपको खुद से इन पर्सन अपीयर होना है और आप नॉन अटेंडेंस कर देते हो, तो 174 174A। जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, 175 और 176। ठीक है, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो 177, अगर आप ओथ लेने से मना कर देते हो 178, अगर आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आंसर ही नहीं देते हो, आप बोलते हो मैं नहीं आंसर देता, तो 179। अगर आपको कोई स्टेटमेंट साइन करनी थी आप वो साइन नहीं करते हो, तो 180। अगर आप झूठी स्टेटमेंट दे देते हो, झूठी स्टेटमेंट देते हो, तो 181। 182 में आप क्या कर रहे हो, फॉल्स क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आपकी इंटेंशन क्या है कि किसी को इंजरी कॉज हो, तो 182। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर एक पर्सन है वो इन्फॉर्म कर देता है एक मजिस्ट्रेट को कि पुलिस ऑफिसर ने अपना काम ढंग से नहीं किया या फिर पुलिस ऑफिसर ने मुझसे ब्राइबरी ली, तो आप क्या कह रहे हो, और उसने बेचारे ने कोई ब्राइब नहीं ली, वो अच्छे से काम कर रहा था, तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और अगर मजिस्ट्रेट इस बात को बिलीव करते हुए उसके ऊपर एक्शन ले लेता है तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 182। ठीक है, अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, वो फॉल्स होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है इस पब्लिक सर्वेंट को कि वो कोई काम करे या फिर वो ना करे, वो ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर रिस्पेक्ट करते हुई थी, बट आपको पता था कि वो फॉल्स है, आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है वो एक्चुअली में क्या करती है, इस पब्लिक सर्वेंट को क्या करती है, फोर्स करती है कि वो अपनी पावर को मिसयूज करे, वो अपनी पावर को मिसयूज करे और दूसरे वाले को अनोयंस कॉज करे या फिर इंजरी कॉज करे। जैसे कि अगर आपने एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी पुलिस वाले को कि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो नेबर है, उसके पास इलीगल वेपन है, और आपकी इंटेंशन क्या थी कि इसके कारण जो पुलिस वाला है वो इसकी जगह को सर्च करेगा और अगर कोई भी इलीगल वेपन होगा वो उसको सीज करेगा और क्या करेगा, इसके ऊपर केस चलेगा। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो हम क्या बोलेंगे कि आपने ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब एक केस देखते हैं, संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर्स। उन्होंने क्या बोला कि मेन नेसेसिटी है कि आप किसी को कन्विक्ट करो अगर इस सेक्शन के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल्स इंफॉर्मेशन आई है और जो ये पर्सन है इसको पूरी नॉलेज थी, इसके पास पूरी रीजन टू बिलीव थी कि जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो फॉल्स है, तभी आप इसको कन्विक्ट कर सकते हो। बट अगर इसको नहीं पता था कि जो ये बोल रहा है वो फॉल्स है, तो आप इसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब डील करते हैं हमारे सेक्शन 183 से 185, जहां पे आप रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो, रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो, तो हमारा कीवर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी प्रॉपर्टी की सेल ना कर पाए या फिर क्या ना कर पाए, कोई भी लीगल प्रोसेस जो उसको करना था वो चीज वो ना कर पाए। तो आप क्या कह रहे हो, कोई भी लॉफुल जो
पर्सन है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहा है और आप अगर उसको रेजिस्ट करते हो या फिर आप क्या करते हो, कोई रुकावट पैदा करते हो किसी भी प्रॉपर्टी की सेल में, या फिर आप इलीगल परचेज करते हो या बिडिंग करते हो इस प्रॉपर्टी में, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 183 टू 185। ठीक है, तो रेजिस्ट या ऑब्स्ट्रक्शन आपका कीवर्ड रहने वाला है। 183 में आप प्रॉपर्टी उसको लेनी थी, उसको अपने कब्जे में लेनी थी, पोजेशन में लेनी थी, आपने रिस्ट्रिक्शन कॉज कर दी। 184 में आपने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल ना कर पाए पब्लिक सर्वेंट। 186 में आपने वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज ना कर पाए, जो उसको लॉ के द्वारा डिस्चार्ज करने थे फंक्शंस, उसको वो डिस्चार्ज ना कर पाए। 185 के अंदर आपने इलीगली परचेज कर ली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको नहीं करनी थी, लीगली आपको मना करा गया था, फिर भी आपने वो चीज कर ली। 188 के अंदर आपने डिसओबे किया कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको दिया है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक सर्वेंट बोलता है कि इस जगह से, इस स्ट्रीट से रिलीजियस प्रोसेशन ना करो, ना लेके जाओ, और आपने उसी स्ट्रीट से लेके गए, तो आपने क्या किया है, आपने उस ऑर्डर को डिसओबे किया है, तो हम बोलेंगे यू हैव डन एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। ओके, तो 183 के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो कि कोई भी प्रॉपर्टी को ना ले, कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपनी लॉफुल अथॉरिटी में किसी प्रॉपर्टी का कब्जा ले रहा था वो ना ले, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हो, आप ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो नोइंगली, या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है और वो एक पब्लिक सर्वेंट है जो किसी प्रॉपर्टी का कब्जा ले रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेक्शन 183 के अंदर ऑफेंस कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हमारा सिविल केस होता है, तो अगर सिविल केस है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, अब आपके ऊपर केस को पूरा लड़ने के बाद, ट्रायल के बाद जजमेंट फेवर में आ गई, आप बन गए डिक्री होल्डर, तो आपको क्या कराना पड़ता है, आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ती है अपनी डिग्री। अब एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बेलिफ को अपॉइंट किया जाता है। ये सब कोर्ट के प्रोसेसेस हैं जो मैं आपको अपने लिटिगेशन के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको एक डिग्री होल्डर को क्या कराना पड़ता है, इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, और एग्जीक्यूशन के लिए एक बेलिफ अपॉइंट होता है। अब बेलिफ क्या हो गया, एक कोर्ट के अपॉइंटेड द्वारा एक पर्सन है, तो वो बन गया एक पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने गया है और आपको पता है कि वो कोर्ट का बंदा है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है और जो भी वो कर रहा है वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कर रहा है, बट आप उसको नहीं करने देते हो, आप उसको रेजिस्टेंस कॉज करते हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हो नोइंगली विद मेंस रिया, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 183, जिसकी पनिशमेंट दी गई है 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, 184 के अंदर आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो कि प्रॉपर्टी सेल ना हो पाए। तो अब क्या हुआ था, किसी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया गया था, जैसे कि हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के केसेस में होता है, बैंक के केसेस में होता है कि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया और बंदे ने लोन देने में, पैसे वापस करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो जो अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। उसके बाद बैंक अपने पैसे को रिकवर करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, जहां पे वो उसको नोटिस देता है, ऑक्शन नोटिस देता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है और आप क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि इस प्रॉपर्टी की सेल ना हो पाए, जो कि किसके द्वारा करी जा रही थी, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करी जा रही थी, और जो आप कर रहे हो इंटेंशनली कर रहे हो, बेसिकली मेंजरिया है आपका, कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी ना हो पाए, जो कि सेल करी जा रही थी किसके द्वारा, किसी लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करी जा रही थी। और अगर आप ऐसी कोई भी चीज करते हो तो आपके ऊपर सजा होगी 1 महीने तक की, या फिर फाइन लगेगा 500 रुपए का, या फिर ये दोनों। 184। ठीक है, 185 में आप क्या कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी सेल होनी थी आप उसको नहीं होने दे रहे हो, लॉफुल अथॉरिटी के अंदर हो रही थी, कोई पब्लिक सर्वेंट था, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की परचेज करते हो या फिर बिड करते हो, और आपको इंटेंशन नहीं है कि आप एक्चुअली में ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 185। तो बेसिकली अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी की इलीगल परचेज करते हो या फिर इलीगल बिडिंग करते हो, जबकि आपकी आगे जाके इंटेंशन नहीं है उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की, तो हम क्या कहेंगे, यू हैव डन एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 185। पनिशमेंट क्या दी गई है, 1 मंथ की, या फिर फाइन, या फिर बोथ।
ठीक है। 185 में इलीगल परचेज या फिर इलीगल बिडिंग, ध्यान रखना। 186 में आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना पब्लिक फंक्शन या फिर अपनी पब्लिक ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है वो ना करे। जैसे कि एक चीज एग्जांपल रखो कि ए एक पब्लिक सर्वेंट है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो बी को अरेस्ट करने आया एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसके पास वारंट था, ठीक है, और वो अरेस्ट करने आया और आपने क्या किया, आपने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक रहे हो। जो उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने से अगर आप रोक रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 186, जिसकी पनिशमेंट क्या है, पर्सन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि होगी 3 महीने की, या फिर फाइन जो कि हो सकता है 500 रुपए तक का, या फिर ये दोनों। ठीक है। 187 के अंदर आपको बोला गया था कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करो, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करो, बट आपने क्या किया, आपने वो चीज नहीं करी। तो कोई भी जो बाउंड है बाय लॉ कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करे या फिर फर्निश करे असिस्टेंस किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जब वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी पब्लिक ड्यूटी, अपनी पब्लिक ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, और आपने इंटेंशनली ओमिट कर दिया, आपने जान के नहीं दी ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी असिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे, आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 187। तो पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि हो सकती है 1 महीने की, या फिर फाइन जो कि हो सकता है, या फिर आपकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की भी हो सकती है। ठीक है। तो आपको क्या बोला गया था कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करो इस पब्लिक सर्वेंट को, बट आपने नहीं करी, आपने जान के उसको असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी पब्लिक ड्यूटी को। ठीक है। अब आपको 188 के अंदर क्या देखना है कि डिसओबीडियंस की बात हो रही है। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि लॉफुल अथॉरिटी में कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, आपको दे रहा है, आपने उसकी डिसओबीडियंस कर दी, तो आप कर रहे हो ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। तो कोई भी जिसको जान के कर रहा है, नॉलेज है कि कोई भी ऑर्डर कहा गया है उसको पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट है ऐसा ऑर्डर देने के लिए कि आप ये काम करो या फिर ये काम ना करो, कि डायरेक्ट कर रहा है कि आप एब्सटेन करो किसी काम करने से, या फिर आप कोई काम करो, अपने पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी लो अंडर हिज मैनेजमेंट, और आप डिसोबे करते हो उसके डायरेक्शन को, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 188। तो ऐसा जो डिसोबीडियंस है ये क्या कॉज करना चाहिए, ये डिसोबीडियंस है जब आप ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हो, ये किसी को इंजरी कॉज करनी चाहिए या फिर अनोयंस कॉज करनी चाहिए, या फिर रिस्क होना चाहिए कि किसी को इंजरी कॉज हो या फिर अनोयंस कॉज हो, तो पनिशमेंट होगी कितनी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होगी जो 1 महीने तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है 200 रुपए तक का, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकता है। ठीक है। और अगर ऐसी जो डिसोबीडियंस है वो क्या करती है, किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर कॉज करती है, उसकी हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को डेंजर कॉज करती है, या फिर एफ्रे या राइट, हम एफ्रे और राइट दोनों पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो पिछले ही लेक्चर में, तो अगर एफ्रे और राइट कॉज कर रही है तो क्या कहोगे, पनिशमेंट हो जाएगी 6 महीने तक की, फाइन हो सकता है 1000 रुपए तक का, या फिर बोथ। तो बेसिकली आप क्या समझो कि डिसओबीडियंस क्या हुआ, डिसओबीडियंस का मतलब हुआ डिसओबे कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो कोई भी ऑर्डर दे रहा है, आप उसकी बात नहीं मानते हो, आप डिसओबे करते हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। और अगर वो डिसओबीडियंस के कारण किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर कॉज हो रहा है, उसकी हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को डेंजर कॉज हो रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हो जिससे एफ्रे हो या फिर राइट्स कॉज हो जाए, तो आपकी सजा होगी 6 महीने तक की, फाइन या फिर दोनों हो सकती है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है कि यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर होना चाहिए, एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एक ऑर्डर होना चाहिए, और वो ऑर्डर क्या कहना चाहिए कि आपको ये चीजें करनी है, इट शुड गिव यू अ थिंग दैट आपको ये चीज करनी है, और आप वॉलेंटरली इसका डिसओबीडियंस कॉज कर रहे हो। वॉलेंटरली भी अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हम वर्ड पढ़ चुके हैं हमारे स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग के लेक्चर में, तो वॉलेंटरली आप डिसओबे कर रहे हो, और ये जो डिसओबे है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, या फिर अनोयंस कॉज कर रहा है, या फिर डेंजर कॉज कर रहा है किसी ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, या फिर सेफ्टी को, या फिर एक ऐसी टेंडेंसी को प्रमोट कर रहा है जिससे कि क्या हो सके, राइट्स कॉज हो सके या एफ्रे कॉज हो सके।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, महाराष्ट्र पुलिस को बोला कि आप इनिशिएट कर सकते हो क्रिमिनल एक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, जहां पे सेल हो रही है, स्टॉकिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ऑफ गुटखा एज डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है लाइफ और हेल्थ को। तो जहां पे कोर्ट ने बोला था कि आपको गुटखा का सेल स्टॉकिंग या फिर नहीं करनी है, और वहां पे अगर उस ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, डिसओबीडियंस हो रहा है, तो कोर्ट ने क्या बोला, आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 188, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का डिसओबीडियंस हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है थ्रेट टू या फिर डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। तो 188 में इट डज नॉट ओनली कवर ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिसोबीडियंस विच इज पनिशेबल। 188 तब भी अट्रैक्ट होता है जब कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जिसमें डेंजर कॉज हो रहा है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को या फिर सेफ्टी को। कोर्ट ने यही बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इस केस में। ठीक है। तो 189 अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्या कॉज कर रहे हो, थ्रेट वर्ड याद रखना है, कीवर्ड है आपका थ्रेट। तो 189 में जब हम पढ़ेंगे, आप थ्रेट कॉज कर रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कि मैं तुझे इंजरी कॉज कर दूंगा, तो प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको ऐसी धमकियों से, उनको ऐसी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पब्लिक सर्वेंट को कि वो कोई काम करे जो अनलॉफुल है, या फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपनी ड्यूटी करने से। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, थ्रेट कॉज करके, उसको धमकी दे के। तो आप क्या करोगे, आपके ऊपर पनिशमेंट होगी 2 साल की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। तो क्या समझने की बात है, आप किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी दे रहे हो, आपने उसके सिर पे पिस्टल रख दी कि अगर तुमने, या फिर आपने उसके बच्चे के ऊपर पिस्टल रख दी कि अगर तुमने इस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना किसी एक प्रिजनर को, उसकी ड्यूटी थी, आपने उसको नहीं करने दी। या फिर आपने बोला किसी पब्लिक सर्वेंट को कि तुम इस चोर को भगा दो, और उसकी बच्ची के ऊपर पिस्टल रखी हुई है, तो आप क्या कॉज कर रहे हो, थ्रेट कॉज कर रहे हो उस पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी ड्यूटी को गलत तरीके से परफॉर्म करे या फिर उसको परफॉर्म ना करे। ठीक है। 190 के अंदर पढ़ेंगे कि आप किसी को थ्रेट कॉज कर रहे हो कि, और आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो रिफ्रेन करे फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। तो 190 बात करता है कि आपको पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देनी है, प्रोटेक्शन टू पब्लिक, एंड इट इनेबल्स देम टू गेट हेल्प फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट्स। तो हर एक पर्सन को ये राइट है कि आप पब्लिक सर्वेंट से प्रोटेक्शन ले सको, आप पुलिस ऑफिसर से प्रोटेक्शन ले सको, अथॉरिटी से प्रोटेक्शन ले सको। तो अगर कोई भी पर्सन किसी थ्रेट ऑफ इंजरी के अंदर है और एक लीगल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कोर्ट को या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को, और आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो कि वो ऐसी लॉफुल अथॉरिटी से क्या ले सके, हेल्प ले सके, अपने आप के लिए प्रोटेक्शन ले सके, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 190 ऑफ द आईपीसी, और इसकी सजा है 1 साल तक की, या फिर फाइन, या फिर बोथ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डील करे चैप्टर नंबर 10, जहां पे बात हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। हमने 172 और 173 करा, जहां पे हमने क्या करा, समन से रिलेटेड, कि आपने एब्सकॉन्ड करा सर्विस ऑफ समन, या फिर आपने क्या किया, आपने प्रिवेंट किया सर्विस ऑफ समन। नॉन अटेंडेंस से हमने क्या पढ़ा, नॉन अटेंडेंस आपने करी 174 में, या फिर 174A में आप अपीयर नहीं हुए किसी प्रोक्लेमेशन के द्वारा भी, इसको आपको रेड विथ करना है, सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी। 82 ऑफ द सीआरपीसी। 175 के अंदर हमने ओमिशन करा कि आपको बोला गया था कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और आपने उसको नहीं किया, आपको बोला था कि कोई इंफॉर्मेशन दो, आपने नहीं करी 176, या फिर आपने फर्निश कर दी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, तो 177। 178 के अंदर ओथ वाले जो सेक्शंस हैं, 178 के अंदर आपने रिफ्यूज कर दी, मैं ओथ नहीं लूंगा, या फिर 179 के अंदर आपने आंसर देने से मना कर दिया, या फिर 180 के अंदर आपने किसी स्टेटमेंट को साइन करने से ही मना कर दिया। ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट दी आपने ओथ पे 181। ठीक है। 182 आपने करा किसी को इंजरी कॉज करने के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट दी। 183 रेजिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स, कीवर्ड रेजिस्टेंस है। 183 में किसी को
किसी लॉफुल अथॉरिटी को पब्लिक सर्वेंट को प्रॉपर्टी का कब्जा लेने से मना कर दिया 183, या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी को नहीं होने दिया 184, ठीक है, किसी को इलीगल परचेज करी आपने या फिर इलीगल बिडिंग करी 185, ऑब्स्ट्रक्ट करा किसी पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपना काम कर सके 186। अब आपने क्या किया, किसी पब्लिक सर्वेंट को ओमिट करा या फिर रेजिस्ट करा कि आप उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सको 187। डिसओबीडियंस वाले जो सेक्शंस हैं, डिसओबे वाले 188, आपने किसी ऑर्डर का डिसओबीडियंस करा, या फिर आपने थ्रेट वाले सेक्शंस क्या हैं, थ्रेट वाले सेक्शंस हैं आपने किसी थ्रेट ऑफ इंजरी कॉज किया किसी पब्लिक सर्वेंट को 189, और अगर आपने किसी को पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी से हेल्प लेने के लिए आपने उसको धमकी दी और आपने उसको नहीं लेने दी तो 190। तो स्टूडेंट्स इन कीवर्ड के माध्यम से आप ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। बस इन कीवर्ड्स को ध्यान रखो, एक बार के लिए आप ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लें और आप समझ लें कि इन सेक्शंस के अंदर क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे ये दिए गए हैं। उसके बाद आपको बस इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर नंबर 10 अच्छे से करना है। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो अगर आप किसी भी लॉफुल अथॉरिटी जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करी जा रही है इन एक्सरसाइजेस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी, अगर आप उसके कंटेम्प्ट में होते हो, अगर आप उस ऑर्डर का पालन नहीं करते हो तो आप होगे इस चैप्टर के अंदर पनिशेबल। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। आप PW की ऐप पे जाके लॉ सिलेक्ट करके फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करें और वहां पे आप IPC के मेरे ये सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं इन सेक्शंस के जो कि PDF के फॉर्म में होते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स और क्विज मिलती है। आप टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन फॉर यूजफुल फॉर यू। आगे मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारे आने वाले लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट।